दिस इज मानस एंड वेलकम टू मानस इंग्लिश वर्ड। जैसा कि आपसे वादा किया था कि इंटरमीडिएट का एक टॉपिक है सिंथेसिस, उस पर वीडियो बनाने का, तो आज से एक टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है सिंथेसिस, क्योंकि इसमें आप सेंटेंस के तीनों प्रकार पढ़ेंगे जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड होते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने वर्ब को पूरा लगभग कवर कर दिया था। अगर वो आप लोगों ने वीडियो ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और ये टॉपिक सिंथेसिस इसलिए मैं बता रहा हूँ वर्ब को देखने के लिए, क्योंकि वर्ब के कई सारे नियम जो है वो सिंथेसिस में लगेंगे। सिंथेसिस में आज मैं जो बताने वाला हूँ वो तीनों सेंटेंस के पहचानने का तरीका, मतलब कोई भी वाक्य दिया हुआ है उसको देखकर आप कैसे पहचानोगे कि वाक्य सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है, क्योंकि सेंटेंस की फॉर्मेशन या नियम सबसे जरूरी है आना। क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम में क्या होता है कि सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के बाद ये जरूर करना होता है कि जो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की पहचान है वो बनाने के बाद वो वाक्य में लागू हो रही है कि नहीं लागू हो रही है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, बस आपको सेंटेंस पहचानने का तरीका आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस पहचानने का तरीका जब आ जाएगा तो सिंपल से चाहे सिंपल बनाना हो, सिंपल से चाहे कॉम्प्लेक्स बनाना हो, चाहे सिंपल से कंपाउंड बनाना हो, तीनों प्रकार के वाक्य आपको बहुत आसान लगेंगे। तो शुरू करते हैं। जो टॉपिक है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस टॉपिक है। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य में कन्वर्ट करना। दो या दो से अधिक वाक्य आपको दिए जाएंगे, उनको एक वाक्य में कन्वर्ट किया जाएगा, वो सिंथेसिस में कहलाता है। सिंथेसिस में आप तीनों प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या पढ़ने वाले हो? सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो कंपाउंड, जिनको बोलते हैं हिंदी में समास। समास एक टॉपिक है, आप जानते हो, तो उनको इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अगर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं तो ये क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के उठता है कि ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये क्या है? ये सिंपल सेंटेंस के भाग हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा कि सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला हो जाता है असर्टिव, पहला असर्टिव हो जाता है। दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव हो जाता है। तीसरा हो जाता है इंपरेटिव, चौथा हो जाता है ऑप्टेटिव, और लास्ट में आ जाता है एक्सक्लामेटरी, और सबसे लास्ट में एक्सक्लामेटरी आ जाता है। इसका डिवीजन करने के बाद कुछ टीचर जो है, ये आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि वो सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोल देते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की स्पेलिंग ध्यान से AFFIR होती है, ER या AR नहीं है, करेक्ट स्पेलिंग में बहुत बार आई है। और दूसरे वाक्य को नेगेटिव कह देते हैं। अफर्मेटिव को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जो बिल्कुल गलत है। अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है वो काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं है, वो क्लास ऑफ सेंटेंस है। काइंड और क्लास में अंतर आपको नाउन से लेकर आगे तक बताता चला आया हूँ। काइंड का मतलब होता है प्रकार, क्लास का मतलब होता है श्रेणी। मतलब जितने भी इंग्लिश में वाक्य लिखे होंगे बच्चा, वो या तो अफर्मेटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। वो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो इंपरेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने सेंटेंस लिखा ओपन द डोर, एक मैंने वाक्य लिखा है ओपन द डोर, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। पहचान मैंने आपको बता रखा है। यदि कोई वाक्य मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट एक साथ से शुरू हो तो ये जो लिखा हुआ है ये एक इंपरेटिव का अफर्मेटिव वाक्य है। अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव असर्टिव के पार्ट हैं तो सेंटेंस ये अफर्मेटिव लिखा है तो इसको भी असर्टिव में होना चाहिए, है ना? तो ये चीजें बिल्कुल आप समझ लीजिए। यदि मैं इसको कह दूं कि डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, तो क्या ये असर्टिव हो गया? नहीं, ये अभी भी इंपरेटिव, बस अंतर इतना हो गया है कि ये इंपरेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये इंपरेटिव का अफर्मेटिव हो जाएगा। तो अफर्मेटिव या नेगेटिव ये असर्टिव के पार्ट ना होकर ये कहां जाएंगे? ये क्लास ऑफ सेंटेंस में जाएंगे। ये जो लिखा हुआ है सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये काइंड ऑफ सेंटेंस है। इसको आप ऑब्लिक करके लिख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इनको काइंड्स ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा
पहचानने के लिए बताए हैं, जो नरेशन के वीडियो पढ़े हैं उसमें सारे तरीके मैंने बताए हैं। इतनी चीजें जरूर लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस। पहचान है सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तीनों सेंटेंसों की पहचान मैं आपको बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस पहचानने के बहुत सारे तरीके मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन वो तरीका जो आपको हमेशा याद रहेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कल बताया था ना कितने भागों में डिविजिबल हो सकती है, दो, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। यहाँ पर दो शब्द आपको ध्यान में देने हैं। पहला ध्यान देना है वन और दूसरा देना है फाइनाइट। मतलब यदि किसी भी वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है मतलब वो एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और वो एक वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन वो किस कैटेगरी में होगी, फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में होगी। फाइनाइट वर्ब कितने कैटेगरी में मैंने कल बताया था ना, क्या हो जाती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो चाहे वर्ब ट्रांजिटिव लिखी हो चाहे वर्ब इंट्रांजिटिव लिखी हो, वो दोनों सेंटेंसों में लेकिन एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए तो वाक्य सिंपल कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा आई saw a man, full stop, he was blind। आपके सामने दो प्रकार के सेंटेंस लिखे, दो सेंटेंस लिखे हुए, आई saw a man, full stop, he was blind। अब ये दोनों वाक्य सिंपल में आ जाएंगे। सिंपल में क्यों आ जाएंगे, क्योंकि पहले में सा लिखी है वर्ब और दूसरे में was लिखी है वर्ब। अंतर कितना है कि सा जो लिखी है सा आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है और was जो लिखी है was आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का तरीका तो आपको आता होगा ना, जिसका पैसिव वॉइस बनेगा वो ट्रांजिटिव होगी, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा वो इंट्रांजिटिव होगी। आई saw a man का पैसिव वॉइस बन जाएगा, he was blind का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए वर्ब है आईटीवी इंट्रांजिटिव और एटीवी ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन दोनों सेंटेंसों में कॉमन क्या है, बोथ आर सिंपल सेंटेंस। ये दोनों सेंटेंस कैसे हैं, सिंपल सेंटेंस हैं। अंतर क्या है कि वर्ब जो लगी है पहले वाक्य में वो ट्रांजिटिव है, दूसरे वाक्य में जो वर्ब लगी है वो इंट्रांजिटिव है। तो ये सिंपल तरीका, सिंपल सेंटेंस को पहचानने का तरीका हो गया है। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। उसके बाद बात आ जाती है दूसरे सेंटेंस की। दूसरा सेंटेंस क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नाम सुनते ही कई सारे बच्चे जो है वो डर जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आप परेशान ना होइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत आसान है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताने के लिए मैं आपको एक नियम आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस जो है बच्चा वो कंजंक्शन से अलग अलग हो जाते हैं। कुछ ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो केवल कॉम्प्लेक्स में लगती हैं, कुछ ऐसी कंजंक्शंस होती हैं जो केवल और सिर्फ केवल कंपाउंड में लगती हैं। तो आपको यहाँ पर मैं एक छोटा सा नियम और बता देता हूँ, उसी से रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। इससे पहले आप कॉम्प्लेक्स पढ़ें, मैं आपको एक नियम और बताना चाहूंगा कि जो कंजंक्शन शब्द मैं बार बार बोलता हूँ, कंजंक्शन शब्द जो बार बार बोलता हूँ बेटा, कंजंक्शन दो प्रकार की होती है। एक होती है सब ऑर्डिनेटिंग, एक होती है सब ऑर्डिनेटिंग और एक होती है कोऑर्डिनेटिंग। एक कंजंक्शन होती है कोऑर्डिनेटिंग और एक होती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसको मान लीजिए टाइप ए और इसको मान लीजिए टाइप बी। अब करना क्या है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिनमें सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगेगी वो वाक्य कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जिनमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेंगी वो कंपाउंड बनेंगे। जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं बेटा वो 9 प्रकार की होती हैं, मैं आपको आगे चर्चा करूंगा, विस्तार से पढ़ाऊंगा। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 9 प्रकार की होती हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार की होती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि कंजंक्शन कितने प्रकार की हैं तो 2,
सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। चलो इसी से जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने का एक मैं आपको मानस फार्मूला बता रहा हूं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब यदि दिया हुआ वाक्य कम से कम दो भागों में विभक्त है, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है ये इसके बाद वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ पहचान में बता रहा हूँ, क्लॉज बताने लग जाऊंगा तो फिर बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। पहले समझिए कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। स्कूल में बताओ से प्रिंसिपल कितने होते हैं? एक ही तो होता है ना, तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य में एक ही होगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि एक प्रिंसिपल एक सबऑर्डिनेट, ना बिल्कुल गलत है। प्रिंसिपल तो एक होगा ये तो डैम श्योर है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? और अब तो बात ये आती है कि हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो क्यों परेशान हो, मैं हूं ना यहाँ, मैं बताता हूँ आपको। ग्रामर में सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहचानने का तरीका नहीं है, मतलब इसमें क्लॉज लेवल तरीका किसका है? सबऑर्डिनेट का। सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने का तरीका है। सबऑर्डिनेट का तरीका क्या है? मैं लिख रहा हूं सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर सबऑर्डिनेट क्लॉज बराबर। अब सुनिए, देखिए मैथमेटिकल तरीके से बता रहा हूं मैं। यदि किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए, अगर किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए तो वो भाग क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट। उस वाले भाग को अलग कर दोगे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। दोनों को मिला दोगे तो वाक्य कैसा बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। अब बात ये आती है कि मैं इसके आगे कैसे पहचानूंगा? ये तो 99% समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी 1% डाउट है तो उसके आगे बात सुनिए कि मैंने कहा कि जहां कहीं कंजंक्शन होगी, जहां कहीं कंजंक्शन का प्रयोग किया जाएगा, अच्छा उसके तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। और जहां सब्जेक्ट आएगा उसके बाद क्या आएगी? वर्ब आएगी। मतलब अगर कोई सेंटेंस का भाग इस सीक्वेंस में लिखा है, CSV में लिखा है, CSV, C फॉर कंजंक्शन आफ्टर सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट। एक मुख्य बात अभी सुन लें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव नहीं होगा। प्रिंसिपल क्लॉज प्रश्नवाचक हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी प्रश्नवाचक नहीं होगा। वजह जानने के लिए आप आगे वाले वीडियो देखते रहें, क्योंकि अभी बस मैं वाक्य का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बात यह आती है कि कैसे पहचानेंगे कि वाक्य कॉम्प्लेक्स है, तो ये तरीका है। अगर आपको कोई कहे एग्जाम्पल दो, तो आपने डायरेक्ट पढ़ा है ना, तो कोई भी एक इनडायरेक्ट उठा के बोल दीजिए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जितने बनते हैं इंपरेटिव को छोड़ करके, वे सारे आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब भी बनाते हैं लाला, तो कंजंक्शन का प्रयोग तो होता है ना। असर्टिव में दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो कंजंक्शन का प्रयोग तो हो ही रहा है। तो कंजंक्शन वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? उसमें सबऑर्डिनेट, और बाकी का जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला वो कैसा हो जाएगा? प्रिंसिपल। जब कंबाइन कर दोगे तो वाक्य बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। कोई भी इनडायरेक्ट का एग्जांपल जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक मैं आपके सामने लिखे दे रहा हूं, एक मैं एग्जांपल आपके सामने यहां पर लिखे दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो कंजंक्शन ढूंढनी है तो कंजंक्शन ढूंढे, सब्जेक्ट ढूंढे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट ढूंढे, वर्ब ढूंढे। वर्ब कितने प्रकार की होती है मैंने बताया है ना? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो बोलो कि ये वर्ब है कि नहीं है? ये वर्ब है वॉज, और ये नाम टोल्ड वर्ब है। तो वर्ब के आगे जो लगा होगा सब्जेक्ट होगा।
वर्ब क्या है जो लगा हुआ सब्जेक्ट हो, क्या लगा हुआ ही, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, क्या लगा हुआ है राम, राम क्या हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जो लगा होगा वो क्या होगा कंजंक्शन, क्या लगा हुआ है दैट, तो दैट मेरी क्या हो गई कंजंक्शन, इसके कोई लगे नहीं तो खत्म करो। अब ये कंजंक्शन है तो ये वाला हिस्सा देखो कंजंक्शन के साथ लिखा हुआ है, ये कंजंक्शन हो गया, देखो पीछे सब्जेक्ट हो गया और पीछे देखो वर्ब हो गई कि नहीं हो गई, ये सी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब ये कंजंक्शन के साथ लिखा हुआ है बच्चा, तो इसका मतलब ये जो सेक्शन है पूरा ये क्या कहलाएगा एससी, एससी मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज, इतना वाक्य से अलग कर लिया, क्या बचा राम टोल्ड मी, ये क्या कहलाएगा पीसी प्रिंसिपल क्लॉज, मिला दोगे तो वाक्य कैसा बन जाएगा आपका, आपका ये वाक्य कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये जो सेंटेंस लिखा होगा इस सीक्वेंस में जो भी सेंटेंस लिखा होगा वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक, सिंपल की पहचान हो गई और कॉम्प्लेक्स हो गई, बची कौन सी कंपाउंड। चलो देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बहुत आसान है क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है पूछे जाने वाले, लेकिन फिर भी अब आते हैं कंपाउंड। एक तरीका तो मैंने कंपाउंड पहचानने का आपको बता ही दिया है कि जिसमें कोऑर्डिनेटिंग, देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन रहा था मतलब उसमें जो कंडीशन लगेंगी वो सबऑर्डिनेटिंग लगेंगी, है ना। अभी कॉम्प्लेक्स में तो एक कंजंक्शन यूज चलेगी कॉम्प्लेक्स में, तो बची कौन सी कोऑर्डिनेटिंग, तो जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगी वो कंपाउंड। चार प्रकार की होती है अल्टरनेटिव, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। ये कैसे होती है कैसे पहचाने उनका तरीका बाद में, लेकिन पहले पहचान। मैंने कहा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बराबर, कंपाउंड सेंटेंस बराबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगर दिए हुए वाक्य में कोई भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो वो वाक्य कंपाउंड कहलाएगा। जैसे आपने कंजंक्शन पढ़ी होगी और आपकी एक रिलेटिव कंजंक्शन है, जैसे मैंने कहा आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। आइदर कम इन टाइम या तो समय पर आओ और अथवा डू नॉट कम एट ऑल या तो उसके बाद फिर ना आओ। तो ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए और आपसे पूछ ले कि भैया बताओ ये क्या है, तो आपने देखा कि क्या लगा हुआ है और लगा हुआ है ना, तो आपको ध्यान में आएगा कि और तो एक रिलेटिव कंजंक्शन है। रिलेटिव कंजंक्शन किसमें आती है कोऑर्डिनेटिंग में। कोऑर्डिनेटिंग का प्रयोग करके क्या बनाते हैं कंपाउंड। तो मतलब ये जो वाक्य लिखा हुआ है ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है। ये कैसा लिखा हुआ है, ये आपका एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जितने भी टेट, सुपर टेट या जूनियर एडेड के स्कूल जिन्होंने लैंग्वेज में इंग्लिश ले रखा है उसमें वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर के लैंग्वेज आने वाली है। ग्रामर जूनियर एडेड में खूब सारी आने वाली है। पूरा वादा है कि अगर आप वीडियो लगातार देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। और एकेडमिक लेवल में इंटरमीडिएट तक जितना इंपॉर्टेंट बताया जाए टॉपिक उतना ही कम है। ये तीनों सेंटेंसों के पहचान के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, रिवाइज करा देता हूं। सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू ओनली वन फाइनाइट वर्ब वेदर इट इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। चाहे ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव, लेकिन एक हो तो वो क्या कहलाएगा सिंपल। कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचानने का तरीका क्या है कि जिस भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए या जो सीक्वेंस CSV में लिखा हो, कंजंक्शन आफ्टर सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। अच्छा भैया कंपाउंड का तरीका क्या है कि जिन भी वाक्यों में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके वाक्य को कंबाइंड किया जाता है तो वो वाक्य कैसे कहलाते हैं कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये वीडियो जो है वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की पहचान तक का था। अब अगले वीडियो में शुरू करेंगे कि जो दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। मेनली मैं 5 तरीके आपको बताऊंगा, उन्हीं 5 में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए पुरानी बातें आपको याद दिला दो, आप तो जानते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आगे की बातें अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद दोस्तों।